सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 10th क्लास का अगला वीडियो दिया जा रहा है, इसे ध्यान से सुने और देखें, साथ ही साथ इसे नोट करें। पहले की तरह रोज रोज इसी बातों को बताना हम अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ वीडियो को टाइमिंग बहुत कम देखने को महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, आप उसको पूरा नहीं देखे हैं। इसलिए सभी वीडियो को दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। जितना भी दिया गया है सभी को गौर से देखें, सुने और उसको नोट करें। जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है उन्हें सूचना भी दें। अब आइए, कल जो आपको बताया गया था प्रकाश के प्रवर्तन में दर्पण की परिभाषा, आज हम उन्हीं दर्पणों में से गोलीय दर्पण के कुछ बिंदु के बारे में परिभाषा और सूचित के बारे में पढ़ेंगे कि उस परिभाषा को किससे सूचित किया जाएगा। आपको पढ़ाएंगे फोकस का परिभाषा, तो फोकस को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। ध्रुव, तो ध्रुव से क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। तो कुछ परिभाषा उसके साथ कुछ सूचित के रूप में दर्शाने वाले अक्षरों को लिखा जाएगा। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आता है इसमें वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है। गोला, खोखला गोला, फुटबॉल की तरह किसी खोखले गोले का भाग है। उस गोले का केंद्र उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे सी से सूचित किया जाता है। सी से सूचित किया जाता है। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो खोखले गोले की त्रिज्या उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यानी जो गोलीय दर्पण का केंद्र होगा, जो गोलीय दर्पण का केंद्र होगा वही खोखले गोले का केंद्र होगा, और जो खोखले गोले का केंद्र है वही गोलीय दर्पण का केंद्र है। सिर्फ पहले है खोखले गोला, खोखला गोला, और उसी से बना दिया जाता है दर्पण, तो बन जाता है। सिर्फ नाम दोनों का अलग बनता है, बल्कि केंद्र सेम रहता है। तो जो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र होती है वही खोखले गोले का केंद्र होता है। जो खोखले गोले की त्रिज्या होती है वही गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है। उसके अर्ध व्यास को भी त्रिज्या कह सकते हो, मैथ की परिभाषा की तरह, कि व्यास के आधा को त्रिज्या कहते हैं। यहां भी यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आता है प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष भी इसका दूसरा नाम है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के ध्रुव पर मिलती है उसे मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो विद्यार्थी, हम आप लोग को पहले ध्रुव नहीं बताया, आइए ध्रुव भी बताते हैं। ध्रुव दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता है। जितनी बड़ी दर्पण होगा उसके बीच भाग, मध्य में जो बिंदु होगा उस बिंदु को आप पोल दर्शाएंगे, पी दर्शाएंगे, पोल ध्रुव कहते हैं। अथवा दर्पण के
ज्यामितीय निरूपण को ध्रुव कहते हैं। इसलिए विद्यार्थी याद रहे, फिगर पर बताएंगे हम। इसके बाद आप लोग को आता है गौण अक्ष, एक ऐसा रेखा जो केंद्र से तो चले परंतु ध्रुव पर नहीं पड़े। केंद्र से चले परंतु ध्रुव पर ना पड़े, गौण अक्ष कहलाएगा। लेकिन केंद्र से चले और ध्रुव पर पहुंचता है तो उसी को प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद होता है द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। इसे थीटा से सूचित किया जाता है, जिसका मान लगभग 10 डिग्री के बराबर होता है। लगभग 10 डिग्री नहीं बोलिएगा, लगभग, यानी उससे कम। तो दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस। प्रधान अक्ष पर का वह बिंदु, प्रधान अक्ष पर का वह बिंदु जहां पर समानांतर आती प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। और इस फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी मिला देते हैं तो वही बन जाता है फोकस दूरी, फोकसांतर, नाभ्यांतर, 3 नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारी बातें गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदु का है, जिसको हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं क्वेश्चन के बारे में कि गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदु को लिखें। आइए बोर्ड पर लिखते हैं, ध्यान से सुने, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लिख देंगे। गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदु को लिखें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। पहला में विद्यार्थी आपको बताया गया है अभी, जिसको आप बोलते हैं वक्रता केंद्र। दूसरा वक्रता त्रिज्या। तीसरा ध्रुव। चौथा प्रधान अक्ष, ब्रैकेट में मुख्य अक्ष। पांचवा, ध्यान दीजिएगा, गौण अक्ष। छठा द्वारक। सातवां योग्य द्वारक फोकस। और आठवां फोकस दूरी। फोकस दूरी। नाभ्यांतर।
इसी का नाम है पक्षांतर। देखिए विद्यार्थी जी, ध्यान से सुने, गौर से क्वेश्चन ही बना दिए। गोलीय दर्पण के प्रमुख बिंदु को लिखें, यानी गोलीय दर्पण में ये सारे प्रमुख बिंदु है, और यही अवतल का है और उत्तल का है, क्योंकि इसी का बंटवारा में दो पाया गया, अवतल और उत्तल। वक्रता केंद्र जिसको बताया सी से सूचित करेंगे, वक्रता त्रिज्या आर से सूचित करेंगे, ध्रुव पी से सूचित कर देंगे, प्रधान सूचित नहीं करेंगे, गौण सूचित नहीं करेंगे, बल्कि फिगर पर दिखेगा, द्वारक थीटा से सूचित करते हैं, फोकस एफ से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी एफ से, लेकिन स्मॉल एफ कैपिटल एफ। हो गया। अब हम सभी के बारे में परिभाषा लिखते हैं, आप लोग को बता चुके हैं, सिर्फ दोबारा सुने और लिखते हैं। देखिएगा, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला, जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। ध्यान देखिए विद्यार्थी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। अब दूसरा था विद्यार्थी वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। देख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसका त्रिज्या को, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब जो गोला का त्रिज्या वही गोलीय दर्पण की त्रिज्या, जो गोला का केंद्र है वही गोलीय दर्पण का केंद्र है। तो ध्यान से रहे, सी से सूचित किया जाता है, इसको आर से सूचित किया जाता है, अथवा अर्धव्यास के त्रिज्या कहते हैं, लेकिन वो गणित के लिए लागू करेंगे। अब देखिए
अब हम लोग को है, हाँ देखिए अगला टॉपिक, ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है अथवा दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। ध्यान दें फिर से, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता अथवा में आप बोल सकते हैं दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। मतलब दर्पण के जो बीच बीच भाग में होती है उसी को ध्रुव कहा जाता है। अब आगे का टॉपिक, आज वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके लिए आपको फिगर, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, उससे कोई बात नहीं है। यहां देखें, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र से सीधा ध्रुव तक जाता है। इसमें तीर चिन्ह नहीं दर्शाना है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ध्रुव नहीं दर्शाना है। ये हो गया C, ये हो गया P, यहां से होकर जाने वाली रेखा ये प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रधान अक्ष। ठीक है, अब देखिएगा गौण अक्ष। गौण अक्ष परिभाषा बताए थे कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर चले परंतु ध्रुव पर ना मिले, वह रेखा, वह रेखा जो वक्रता केंद्र से गुजर कर वक्रता केंद्र से गुजर कर ध्रुव पर नहीं मिलता है गौण अक्ष कहलाता है, ध्यान दे विद्यार्थी। वह रेखा, देखिए ये तो C से चला P पर चला गया, लेकिन वह रेखा जो वक्रता केंद्र से वो गुजर कर ध्रुव पर नहीं जाता है,
तो वो गौण अक्ष कहलाता है। गौण अक्ष का फिगर, ये दर्पण हो गया, ये रेखा हो गया, P हो गया, C, तो प्रधान अक्ष, और यहां से चले ऐसे C से चले परंतु P पर ना मिले तो ये हो गया गौण अक्ष, गौण अक्ष, और ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया गौण अक्ष। ये देख रहा है। अब हम लोग को था फोकस, फोकस परिभाषा ध्यान से सुनिए। दर्पण पर का वह बिंदु जहां पर परावर्तन के बाद सभी किरणें एक जगह मिलती है। परावर्तन के बाद सभी बिंदु एक जगह मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तब उस बिंदु को फोकस कहेंगे और एफ से सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष का वह बिंदु जिस पर परावर्तन के बाद सभी किरणों मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस मुख्य बिंदु को, उस मुख्य बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है, किया जाता है। ध्यान दो, प्रधान अक्ष पर का वह बिंदु जिस पर परावर्तन के बाद सभी किरणों मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस मुख्य बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसका चित्र देखेंगे, देखिए दोनों बनाना पड़ेगा। ये देखिए, यह देखिए, यह देखिए, आपतित प्रकाश पढ़ने के बाद जहां मिला वही हो गया एफ, ये हो गया पी। यदि दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण में और उत्तल ये पीछे समानांतर किरणें अपसरित करता है, अपसरित ऊपर की ओर है, इसको पीछे हटाएंगे डॉट रेखा से, जहां मिलेगा एफ और ई पी, दोनों में अंतर है और यही अंतर लिखाने में काम करेगा। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे, रंगा हुआ भाग पीछे, अपरावर्तक सतह आगे होता है। तो दोनों को फिगर में अंतर है विद्यार्थी, लेकिन परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। ये मिलती है और मिलती हुई मालूम पड़ती है। समझ रहे बात को? इसलिए तो ये था परिभाषा। क्या था? आप वैसे भी बोल सकते हैं कि प्रधान अक्ष पर का वह बिंदु जहाँ परावर्तन के बाद
सभी किरणें क्या होती है, मिलती है, मिलती हुई मालूम पड़ती है। या आप ऐसे ही परिभाषा बोल सकते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें फोकस का दूसरा परिभाषा। दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं, सो सुनेंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस मुख्य बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। तो आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, लिख देते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद जिस परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती मालूम पड़ती है, मालूम पड़ती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। दूसरा परिभाषा, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती मालूम पड़ती है उसे फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ध्यान दें, तो ये हो गया मिलती, ये हो गया मिलती हुई मालूम पड़ती है। जहां पर मिलती है वहीं मिलती हुई मालूम पड़ती है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब में, हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो ये था आपको किसका परिभाषा, फोकस का परिभाषा। अब है फोकस दूरी। ये है आपको फोकस और ये आपका ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोले, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, नाभ्यांतर कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से। उसका ही परिभाषा आपके सामने लिखते हैं, फोकस दूरी हो या फोकसांतर। देखिए विद्यार्थी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, अभी बताइए परिभाषा, बोलिए। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटका एफ से सूचित किया जाता है ने। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसके 3 नाम बताए थे, फोकस दूरी, फोकसांतर, नाभ्यांतर। याद रहे, इन्हें की गड़बड़ा जाइएगा। इसके बाद आपका आता है द्वारक।
दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। इसे थिट्टा से सूचित किया जाता है। इसका मान 10 डिग्री से कम होता है। इसका एक और परिभाषा बताएं, ध्यान से और देखें। दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। इसे थीटा से सूचित किया जाता है। इसका मान 10 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को द्वारक का परिभाषा हुआ। एक और परिभाषा लिख रहे हैं, वो है क्या कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है ना। इसका दूसरा परिभाषा है, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है उसे द्वारक कहते हैं और इसे थीटा से सूचित किया जाता है। इसका मान 10 डिग्री से कम होता है। तो ये आप उसके अथवा में लिखिएगा, है ने, ये उसके अथवा में लिखिएगा। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है उसे द्वारक कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी, ये था आप लोग को इन सभी बिंदुओं की परिभाषा। फिर हम आप लोग को अगले दिन इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।